हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। देखिए फ्रेंड्स, कल की वीडियो के अंदर हमने एईएस का एक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपके साथ डिस्कस किया था, राइट। अब तक हमने एईएस के दो प्रीवियस पेपर्स करा दिए हैं, एक टीजीटी का था और एक पीआरटी का था, लेकिन उसमें जो कॉमन सब्जेक्ट्स रहते हैं वो सभी पोस्ट के लिए सेम है। तो एक बार आप पीवाईक्यूज देख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि भैया किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एईएस के एग्जाम में, क्या बेसिकली डिफिकल्टी लेवल रहता है, किस तरीके से आपकी एक सही अप्रोच होनी चाहिए स्टडी की, राइट। और देखिए उस वीडियो के जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो आप वहाँ से भी इजीली वॉच कर सकते हैं, राइट। इसके बाद हमने आपसे कहा था कि भाई हम डेली लाइक कोशिश करेंगे कि हम प्रैक्टिस करें टीचिंग मैथोडोलॉजी या फिर एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस की, राइट। तो देखिए अभी तक हमने ऑलरेडी आपको आई थिंक 2 या फिर 3 प्रैक्टिस सेट्स करा दिए हैं टीचिंग मैथोडोलॉजी के या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। लाइक ये सब चीज़ें एक जैसी ही होती हैं, सब आपस में कोरिलेट ही होती हैं। तो एक और चीज़ है, देखिए अगर आपने एईएस का पेपर देखा होगा तो आपने वहाँ पे पाया होगा कि भैया इतना ज़्यादा टफ कुछ क्वेश्चंस नहीं रहते हैं टीचिंग मैथोडोलॉजी के। लाइक अगर आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर है चीज़ों के, ठीक है, और अगर आप चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो आप इजीली इस तरह के क्वेश्चंस को कर लेते हैं। कोई इतनी बड़ी तोप वाली बात नहीं होती है, ठीक है। तो आसानी से आप लोग कर लेंगे यार, बस थोड़ी सी ये है कि प्रैक्टिस करते रहिए। आप जहाँ से पढ़ रहे हैं आप अपना पढ़ते रहिए, साथ में आप लोग अपनी प्रैक्टिस को भी करते रहिए, राइट। इसके बाद देखिए जो टीचिंग मैथोडोलॉजी या फिर जो टीचिंग एप्टीट्यूड के जो प्रैक्टिस सेट्स रहेंगे, जो क्वेश्चंस रहेंगे, ये जो भी आपके टीचिंग एग्जाम्स हैं आने वाले, ठीक है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप केवीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एनवीएस के लिए पढ़ रहे हो, चाहे आप DSSB के लिए पढ़ रहे हो या फिर आप अदर किसी टीचिंग एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। इसके भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो देखिए ये आपकी प्रैक्टिस सेट्स की पूरी सीरीज रहेगी। हम डेली कोशिश करेंगे कि भैया आपको 10-15 क्वेश्चंस करा दें, राइट। तो आप लोग यहाँ से अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले क्वेश्चन है कि भैया स्टूडेंट शुड बी गिवन होमवर्क टू, राइट। जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, भाई उनको होमवर्क देना ज़रूरी है। उनको जो होमवर्क है, ठीक है, जो उनको गृह कार्य है वो देना चाहिए, क्योंकि भाई ताकि वो स्टडी कर सके घर में। हाँ, स्टडी एट होम, कि भाई वो घर पे पढ़ सके। बच्चे पढ़ते हैं नहीं, बिल्कुल बड़े बदमाश हो रहे हैं, इनको पढ़ाओ, उनको होमवर्क दो ताकि घर पे बैठ के पढ़ें, इसलिए नहीं। इसके बाद नेक्स्ट है चेक देयर प्रोग्रेस बाय टीचर्स। ये देखने के लिए कि भैया जो टीचर क्लास में पढ़ा रहा है बच्चे उसे समझ भी रहे हैं या नहीं, उनके अंदर कुछ प्रोग्रेस हो भी रही है या नहीं, ये देखने के लिए हमें होमवर्क देना चाहिए। हाँ, नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है कीप दैम बिजी। भैया ये इतना ज़्यादा खाली रहते हैं बच्चे घर में, कुछ नहीं करते, इधर दंगल उधर दंगल, अब ना इनको थोड़ा सा बिजी रखो, तो इसलिए इनको होमवर्क दो। हाँ, इसलिए आपको देना चाहिए बच्चों को होमवर्क, नहीं, बल्कि इसलिए देना चाहिए ताकि उनके अंदर एक सेल्फ स्टडी की जो आदत है, जो हैबिट है बेसिकली, वो उनके अंदर डेवलप हो सके, राइट। तो इसका आंसर 4th होगा, यानी कि डेवलप हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी। देखो इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रहते हैं, तो बस इसीलिए ज़रूरी है कि भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर आपका डी हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स एट गुड सिटीजन अ टीचर शुड, यानी कि टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स एज गुड सिटीजन, यानी कि बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए, उनको एक प्रिपेयर करने के लिए ताकि वो एक अच्छे सिटीजन रहे, एक अच्छे सिटीजन बने, गुड सिटीजन। तो एक टीचर को क्या चाहिए? अ टीचर शुड, उनको मेंटेन करना चाहिए एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, है ना, कि जो भाई टीचर है वो एक बड़ा स्ट्रिक्ट सा डिसिप्लिन बना ले। उसके बाद ऐसा होना चाहिए नहीं। उसके बाद है प्रोवाइड गुड लीडरशिप, उनको एक अच्छी लीडरशिप। अब लीडरशिप से यहाँ पे मतलब ये मत समझ लेना कि भैया वो इनको कोई नेता वेता बनाना है, नेता वेता से मतलब नहीं है। गुड लीडरशिप का मतलब होता है कि जब जो टीचर होगा ना वो उनको एक अच्छी लीडरशिप प्रोवाइड करेगा, मीन्स उनको गाइडेंस भी करेगा, उनको मोटिवेट भी करेगा, जो बेसिकली प्रॉब्लम्स उनके स्टूडेंट्स को आ जाती हैं उनको किस तरीके से सॉल्व करना है वो भी उनको सिखाएगा, है ना। जो उनके गोल्स हैं, उन अपने गोल्स को लेके, उन अपने एम्स को लेके उनको किस तरीके से अचीव करना है, हर एक चीज़ के बारे में टीचर जो है बेसिकली उनको एक गुड लीडरशिप करेगा। टीचर यहाँ पे एज अ लीडर वर्क करेगा ताकि बच्चों के अंदर एक अच्छी नेतृत्व वाली जो क्वालिटीज हैं वो बेसिकली जनरेट हो सके, वो बेसिकली डेवलप हो सके। तो यहाँ पे ये चीज दर्शाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है इसके अंदर बी गुड ऑरेटर। ऑरेटर मतलब होता है वक्ता, ताकि उनको एक अच्छा बोलने वाला बना सके, एक अच्छा वक्ता बना सके, इसलिए नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है हैव गुड जनरल नॉलेज, ताकि उनके अंदर भैया भरपूर एक जनरल नॉलेज भर जाए, हैं, उनको सब पता हो, पूरी दुनिया का ज्ञान उनको हो, ये होना चाहिए, नहीं। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? सेकेंड रहेगा, यानी कि प्रोवाइड गुड लीडरशिप, राइट। सो ये था आपका। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, जैसे अब आपने देख रहे हो कि भैया टेक्नोलॉजी आती जा रही है दिन पे दिन कुछ ना कुछ चीज़ें, ठीक है। तो जैसे जैसे विकास हो रहा है, जैसे डेवलपमेंट हो रहा है टेक्नोलॉजी का, द रोल ऑफ टीचर इन फ्यूचर विल बी,
तो जो रोल होना चाहिए किसी भी टीचर का, शिक्षक का, ठीक है, फ्यूचर में वो क्या होना चाहिए बताइए? टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, कि भैया इन्फॉर्मेशन दे वो इस चीज़ के बारे में, ये होना चाहिए? नहीं। टू डेवलप न्यू टेक्स्ट बुक्स, हाँ नई नई बुक्स, टेक्स्ट बुक्स लेते आए, हाँ ये सब चीज़ें डेवलप करें, लो भैया आज ये बुक पढ़नी है, आज ये बुक बना दी हमने, ये पढ़ो, ऐसे। या फिर नेक्स्ट है टू गाइड स्टूडेंट्स, भैया स्टूडेंट्स को गाइड करना है, हाँ। या फिर है टू यूज़ इंटरनेट इन टीचिंग, हाँ टीचिंग के अंदर आपने इंटरनेट कैसे यूज़ करना है, क्यों यूज़ करना है, इंटरनेट यूज़ करना है, ये सब चीज़ें। तो भैया ये होता है अगर जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ रहा है टेक्नोलॉजी के अंदर, तो टीचरों को भी बेसिकली गाइड करना चाहिए बच्चों को, ठीक है, टू गाइड स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा? सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन है कि भाई स्टूडेंट्स लाइक दैट टीचर हु, जो बच्चे हैं वो किस तरह के टीचर्स को पसंद करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हैज अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, जिन टीचर्स की पर्सनालिटी अट्रैक्टिव होती है, आकर्षित होती है, उनको नहीं। या फिर ये कह रहे हैं कि बिलोंग्स टू हिज और हर कास्ट, जो उनकी खुद की जाति से बिलोंग करते हैं, ऐसे टीचर्स को पसंद करते हैं। या फिर नेक्स्ट है कि भाई जिनको अवार्ड वगैरह मिला हो उनके अच्छे कार्य के लिए, उनके अच्छे वर्क के लिए, उनको। या फिर नेक्स्ट कह रहा है कि भाई जिनको एक गुड नॉलेज है, एक अच्छी नॉलेज है, अच्छा ज्ञान है उनके खुद के सब्जेक्ट पे, मीन्स जो भी वो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं XYZ, अगर उनको प्रॉपर नॉलेज है उस चीज़ की, तो ऐसे टीचर्स जो हैं वो जो बच्चों की नज़रों में अच्छे होते हैं, है ना। तो आप खुद सोच के बताइए कि आपको कैसे टीचर्स पसंद है। तो सीधी सी बात है यार, फोर्थ ऑप्शन ही होगा, है ना, हैज़ वेरी गुड नॉलेज ऑफ हिज और हर सब्जेक्ट। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन है द बेस्ट वे टू मेमोराइज इज, कौन सा एक सबसे अच्छा तरीका होता है किसी भी चीज़ को मेमोराइज करने का, किसी भी चीज़ को याद रखने का। तो ये कह रहे हैं कि स्टडी फॉर लॉन्ग टाइम, हाँ लंबे समय तक पढ़ते रहो भाई, 12 घंटे पढ़ना है, 20 घंटे पढ़ना है, आपने सब याद रहेगा, ऐसे थोड़ी होता है। उसके बाद नेक्स्ट है टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ के पढ़िए। जो भी आप पढ़ रहे हैं, जब तक आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो आप किसी भी चीज़ को लंबे समय तक कैसे याद रख सकते हो बताइए। उसके बाद आता है टू रीड लाउडली, अगर हम तेज तेज पढ़ते हैं तो इस तरीके से आप मेमोराइज कर सकते हो, हाँ। या फिर नेक्स्ट है टू राइट द कॉन्सेप्ट, जो भी कॉन्सेप्ट है उसको लिखो, तो ऐसे आप उसको मेमोराइज कर सकते हो। इसका सीधा सा आंसर है भाई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक है ना कि वो समझ के समझना सीखो या पढ़ना सीखो, आई थिंक कुछ ऐसी लाइन है, वो बिल्कुल सही बात है। जब हम किसी चीज़ को समझ के पढ़ते हैं ना, तो वो चीज़ हमें लंबे समय तक याद रहती है। और ये जो आपकी रटंत विद्या होती है, ये सिर्फ एक बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा, प्रैक्टिकली भी देखा होगा कि जब हम किसी चीज़ को रटते हैं तो वो हमें लंबे समय तक याद नहीं रहती है ना, कुछ टाइम आने के बाद हम भूल जाते हैं। जैसे एग्जाम टाइम पे होता है कि जब हम जल्दी किसी चीज़ को रट के जाते हैं, पढ़ के जाते हैं, तो बस वो एग्जाम तक तो हमें याद रहती है। उसके बाद कुछ दिन बाद आके देखोगे सब गोलमाल। तो वही चीज़ है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो समझे नहीं, बस रट के चले गए, भैया नंबर आ जाए, पास हो जाए, बात खत्म है। तो वही वाली चीज़ है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि ड्यूरिंग द डैश चिल्ड्रन आर फेस्ड विद अ प्रॉब्लम ऑफ कोपिंग विद स्कूल। बताओ ऐसा कौन सा पीरियड होता है जिसमें जो बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। कौन सी प्रॉब्लम? कोपिंग विद स्कूल के साथ कोप करना है उनको। बेसिकली कोपिंग का जो मतलब होता है, वैसे तो कोपिंग का मतलब होता है कि भैया किसी भी जो कठिन जो परिस्थिति है, ठीक है, उसको आपको सामना करना है और उसमें सफलता भी हासिल करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे कोपिंग विद स्कूल से मतलब यही है, देखो जब बच्चे छोटे होते हैं, है ना, जब वो बिल्कुल स्टार्टिंग में लाइक 3 से 5 साल वाली जो एज होती है, जब बच्चा शुरू में स्कूल जाता है तो उनको दिक्कतें होती है, नहीं होती हैं, वो रोता भी है कि मैं नहीं जाऊँगा स्कूल, मम्मी पास जाना है, याद आ रही है, होता है ना। फिर मम्मी की नहीं बेटा चॉकलेट दे दूंगी, प्लीज़ स्कूल जाओ, ऐसे होता है। तो ये बहुत सारी उनको समस्याएं आती हैं, ठीक है, लेकिन क्या कर सकते हैं, फिर भी उनको पढ़ना पड़ता है, चाहे उनको कैसे भी समझा के, चॉकलेट दे के, कुछ दे के उन्हें क्लास में बैठाना पड़ता है ना। उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी वहाँ पे होती हैं। तो वही है कि लाइक स्कूल के साथ जो मुकाबला होता है बच्चों का, जो कोपिंग विद स्कूल है, वो कौन सी एज होती है भाई? तो वो आपकी प्री स्कूल पीरियड होता है। कौन सा स्कूल होता है? प्री स्कूल पीरियड, जो शुरुआत दौर में जब बच्चा अपने स्कूल जाता है, ठीक है। और काफ़ी सारी प्रॉब्लम का वहाँ सामना भी उसको करना होता है, बट स्टिल पढ़ना भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये कह रहा है कि मेंटल हेल्थ इज, जो मेंटल हेल्थ है वो क्या है? तो ये एक आपका हार्मोनियस फंक्शन है ऑफ द टोटल पर्सनैलिटी का, या फिर एक सिम्टम्स है मैल एडजस्टमेंट का, या फिर टेरिबल एक्साइटमेंट है, या फिर थ्रोइंग अप टेम्पर टैंट्रम्स। तो क्या होता है? तो मेंटल हेल्थ होती है बेसिकली जो आपका एक हार्मोनियस, जो आपके फंक्शन होते हैं आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी के, आपकी टोटल पर्सनैलिटी के, यही आपका मेंटल हेल्थ हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि गुड टेस्ट ऑफ अ साइकोलॉजिकल नेचर बियर्स द फॉलोइंग फीचर्स। बताइए, रिलायबिलिटी, चीपर, गैसिंग पावर, या फिर रोड लर्निंग। तो इसका आंसर रहेगा आपका रिलायबिलिटी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट। बताइए, एक अच्छी समझ होनी चाहिए किस चीज़ की? जो हमें बताती है कि भाई हमें अपने आप को और ज़्यादा बेटर करना है ना,
तो वही जो चीज़ है बेसिकली एजुकेशन की होगी भाई, कलर्स की होगी, सोशल परसेप्शन की होगी, या फिर किसकी होगी। तो एक गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजुकेशन होना बहुत मस्ट होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैया सिबलिंग्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ डैश फॉर द चिल्ड्रेन। जो सिबलिंग्स होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट सोर्स है किस चीज़ का? मोटिवेशन का, इंफॉर्मेशन का, ओपिनियंस का, या फिर एटीट्यूड्स का। तो भाई ये एक अच्छा सोर्स होते हैं, एक अच्छा स्रोत होते हैं किसका? मोटिवेशन का, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है अ चिल्ड्रन विद एवरेज पोटेंशियल इंटेलिजेंस। एक बच्चा है जिसका जो इंटेलिजेंस जो है बेसिकली वो एक एवरेज है, बट उसका जो इन्वायरमेंट है, एक फर्टाइल इन्वायरमेंट है, तो वो उस केस में कैसी लाइफ अचीव कर सकता है। आई थिंक ये हमने AES वाला जो PYQ था उसमें भी ये वाला क्वेश्चन आपका आ चुका है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो टीचिंग मैथोडोलॉजी की जो पार्ट है उसके अंदर ये वाला क्वेश्चन 2019 में पूछा भी गया है ना। तो बेसिकली इसका आंसर होगा एक बेटर लाइफ, एक अच्छी लाइफ बेसिकली वो अचीव कर सकता है। क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि भैया जो कॉन्सेप्ट है स्टेट ऑफ रीडनेस इन मैचुरेशन इज इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट of behavior because it teaches us that certain skills may be difficult or impossible to learn before a given level of teaching, intelligence level, socio-economic level या फिर age level। देखो उसका कहने का सीधा सा मतलब ये है, अगर आप देखोगे ना तो मैचुरेशन के अंदर एक स्टेट है किसकी? रीडनेस वाली, वो इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा होगा भाई कोई भी चीज़ है, मान लो कोई छोटा सा बच्चा है, हम चाहें कि हम उस छोटे से बच्चे को मान लीजिए 10th क्लास तक के लेवल का पढ़ा दें कुछ, तो क्या वो पढ़ पाएगा? है ना। हर चीज़ का एक टाइम होता है, हर चीज़ का एक एज लेवल होता है कि भाई इस एज से इस एज तक का बच्चा इस चीज़ को समझ सकता है, इस चीज़ को पढ़ सकता है। उससे ऊपर वाला बच्चा इस चीज़ को, मान ली नर्सरी क्लास का बच्चा है और आप नर्सरी क्लास के बच्चे को लगे क्या पढ़ाने, उसको जो है टेबल आप याद करा रहे हो कि चलो बेटा 2 का टेबल याद करो, वो कर पाएगा यार? है तो खुद सोचो, वही चीज़ है कि जो हर चीज़ का क्या होता है ना कि ये चीज़ फिर डिफिकल्ट हो जाती है, इम्पॉसिबल हो जाती है जब हम एक पर्टिकुलर एज से पहले, एक पर्टिकुलर एज लेवल से पहले किसी भी चीज़ को बच्चे को क्या कराने लगे, उसको लर्न कराने लगे, उस चीज़ के बारे में उसको नॉलेज देने लगे, तो वो चीज़ वहाँ पे डिफिकल्ट हो जाती है, इम्पॉसिबल हो जाती है। तो उसको किस चीज़ से पहले? बेसिकली सीधी सी बात है एज लेवल से पहले, है ना। अगर आप किसी पर्टिकुलर एज लेवल से पहले उसको पढ़ाने लगो तो क्या वो पढ़ पाएगा? बच्चे की एज है नर्सरी क्लास में भैया, अभी तो क्या नर्सरी में भी क्या ABCD सीखेगा, बट चलो आजकल के बच्चे काफ़ी कंप्यूटर वाले हो रहे हैं तो सीख सकते हैं, ठीक है, नॉट अ बिग डील। बट स्टिल वही होता है ना कि भाई इस एज के हिसाब से काम करना होता है ना, समय के हिसाब से, उस कहते हैं ना कि समय के हिसाब से और जगह के हिसाब से चीज़ें करनी चाहिए, तो वही चीज़ है। तो एक एज लेवल के हिसाब से आपको बच्चों को पढ़ाओ, उनको सिखाओ, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा और आप इंजॉय भी कर रहे होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये कह रहा है साइकोलॉजिस्ट हु डायग्नोज लर्निंग प्रॉब्लम्स एंड ट्राई टू रेमेडी दैम आर कॉल्ड। बताओ क्या कहते हैं ऐसे साइकोलॉजिस्ट को? भाई जो प्रॉब्लम्स है उनको वो जान के उनको डायग्नोज करे, उनका निदान करे, है ना। तो इस तरह के उनको क्या कहते हैं? या वो सोशल साइकोलॉजिस्ट होंगे, कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट होंगे, स्कूल साइकोलॉजिस्ट होंगे, या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होंगे? भाई उनको स्कूल साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। इसका आंसर होगा C। कैसे? जो आपका स्कूल साइको, एक मिनट बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। जो स्कूल साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, बेसिकली उनका क्या रहता है, देखो हर स्कूल के अंदर साइकोलॉजिस्ट भी होता है, ठीक है। जैसे वो क्या करते हैं, बेसिकली वो बच्चों से भी डील करते हैं, जो बच्चों की प्रॉब्लम्स है, ठीक है, टीचर्स के साथ भी डील करते हैं, पेरेंट्स के साथ भी करते हैं। बच्चों को अगर किसी चीज़ के अंदर बेसिकली समस्या आ रही है, ठीक है, तो उनकी उस प्रॉब्लम का वो निदान भी करेंगे, उनको चीज़ों को समझाएंगे भी, हर चीज़ के लिए उनको वो सारी चीज़ करते हैं। तो अगर उनको कहीं भी कोई दिक्कतें आ रही हैं बच्चों को लर्निंग में या किसी भी चीज़ में, तो उसके लिए बेसिकली स्कूल साइकोलॉजिस्ट होंगे जो उनकी प्रॉब्लम का निवारण करेंगे, जो उनकी प्रॉब्लम का निदान करेंगे, जो उनको एक बेसिकली उनको क्योर करेंगे, ठीक है। तो यही वाली चीज़ है यहाँ पे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैया 10+2+3 सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज, क्या था ये 10+2+3 एजुकेशन सिस्टम? 10 ये किसने दिया था? देखो ये दिया था आपका कोठारी कमीशन, यानी कि इनका जो बेसिकली कमीशन था ये बना था 1964, यानी कि 1964 to 66 के अंडर ये आता है। और कोठारी जी यानी कि कमीशन, इनका जो पूरा नाम था ये था आपका दौलत सिंह कोठारी। इन्होंने इस सिस्टम को दिया। इस 10+2+3 सिस्टम का मतलब है कि 10th का मतलब होता है आपका 10th क्लास तक, ठीक है, आपकी एजुकेशन रहेगी, यानी कि आपकी सेकेंडरी लेवल तक। उसके बाद आपकी हायर सेकेंडरी जाएगी यानी कि +2 लेवल यानी 12th। उसके बाद +3 का मतलब है यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन लेवल जो होगा, है ना, जहाँ पे आपको 3 साल की स्टडी करनी होती है, ग्रेजुएशन लेवल जिसमें आप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आ जाते हैं। तो ये पूरा एक जो सिस्टम था बेसिकली ये कोठारी कमीशन का पूरा सिस्टम था। इन्होंने इस चीज़ के बारे में, इनकी ही चेयरमैनशिप के अंडर ये कमीशन बना था।
ठीक है, जहाँ पे बेसिकली काफ़ी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अगर हम डीप से थोड़ा सा बात करें कि जैसे लाइक नेशनल यूनिटी रहेगी, ठीक है, सोशल यूनिटी के लिए भी पर्पस से भी, एजुकेशन जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम उसके अंदर सुधार होंगे, तो काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है डैश रेफर्स टू स्टेट्स विद इन अ पर्सन और एनिमल डेट ड्राइव बिहेवियर टूवर्ड्स सम गोल। बता कौन सी स्टेज होती है जहाँ पे एक अपने गोल के प्रति जो किसी भी इंसान का या किसी भी जानवर का जो एक बिहेवियर रहेगा वो बेसिकली दर्शाता है उसके मोटिवेशन को। और ये वाला क्वेश्चन भी AES के PYQ के अंदर आ चुका है। आपने अगर ध्यान करा होगा तो ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था आपके एग्जाम में, तो इसे कहते हैं मोटिवेशन, राइट। सो आई थिंक मैंने सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं। चलिए, तो ये था आज आपका सेशन। थैंक यू। देखिए, ये थे कुछ आज के सेशंस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, राइट। आई होप कि आपने एंजॉय करा होगा और आपको कुछ क्वेश्चंस की बेसिकली प्रैक्टिस भी हुई होगी। सो आगे हम ट्राई करेंगे कि भैया कल हम फिर से कुछ ऐसी 10-15 क्वेश्चंस लेके आएँ। और देखिए, मैं अगेन कह रही हूँ, क्वेश्चंस जो होते हैं अगर एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए ही नहीं है। जब आपको पता है कि टीचिंग मैथोडोलॉजी आपके हर एक पेपर में आती है, ठीक है, आपके KVS में भी आती है, आपके NVS में भी आती है, AES में भी आती है, हर एक एग्जाम में आती है, तो क्वेश्चंस हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसलिए जो भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट सेशन है ये, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी हम कोशिश करेंगे कि आगे हम फिर से अगेन सेट्स लेके आए। भैया 2-3 सेट्स भी पहले से करा दिए, उनको भी एक बार आप पढ़ लीजिए, उनसे भी एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए। और तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखेंगे, खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और अच्छे से अपनी स्टडी करते रहेंगे और यूनिटी बना के रहेंगे। थैंक यू।